नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की एक और प्रसिद्ध कहानी पूस की रात। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हल्कू ने अंदर आकर पत्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो भी पैसे रखे हैं उसे दे दूं। किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी उस समय झाड़ू लगा रही थी। उसने पीछे मुड़कर तीखे स्वर में कहा, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आएगा? माघ पूस की रात में कैसे रहोगे खेत में? उससे कह दो फसल कटेगी तब दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू कुछ देर असमंजस में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया था और बिना कंबल के खेत में रात काटना मुश्किल था। लेकिन सहना टलने वाला नहीं था। गालियां देगा, धमकाएगा। अगर पैसे दे दिए तो ठंड में मरना पड़ेगा, लेकिन कम से कम कर्ज से तो छुटकारा मिल जाएगा। यही सोचते हुए वो मुन्नी के पास गया और विनती भरे स्वर में बोला, दे दे, गला तो छूटे, कंबल का कोई और इंतजाम कर लेंगे। मुन्नी गुस्से से आंखें तरेरते हुए पीछे हट गई। और कौन सा इंतजाम करोगे? कोई खैरात में दे देगा क्या कंबल? कितनी बाकी चुकानी बाकी है जो खत्म ही नहीं होती। मैं कहती हूं तुम खेती छोड़ क्यों नहीं देते? मर मर के काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। यही जिंदगी है हमारी। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से तो यही अच्छा। मैं तो रुपए नहीं दूंगी, बस। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गालियां सुनूं? मुन्नी झटके से बोली, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज चलता है? लेकिन कहते ही उसकी आंखों की कठोरता पिघलने लगी। हल्कू के शब्दों में जो कड़वा सच था उसने उसे अंदर तक हिला दिया। वो जाकर आले से रुपए निकाल लाई और हल्कू के हाथ पर रखते हुए बोली, तुम अब खेती छोड़ ही दो। मजदूरी करोगे तो कम से कम चैन से खा तो सकोगे, किसी के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। हल्कू ने रुपए लिए और भारी कदमों से बाहर निकला, मानो अपना कलेजा निकाल कर दे रहा हो। उसने मजदूरी करके एक एक पैसा जोड़कर 3 रुपए बचाए थे, सिर्फ एक कंबल के लिए। और आज वे हाथ से निकल गए। हर कदम के साथ उसकी गरीबी का एहसास और गहरा होता गया। रात काली और ठिठुरन भरी थी। आसमान के तारे भी जैसे ठंड से सिकुड़ रहे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के सूखे पत्तों से बनी झोंपड़ी के नीचे पुरानी चादर ओढ़कर खटिया पर पड़ा कांप रहा था। नीचे जमीन पर उसका साथी जबरा ठंड से कुड़कुड़ाता पेट में मुंह घुसाए पड़ा था। दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनों को पेट से लगाते हुए कहा, क्यों जबरा, ठंड लग रही है? कहता था घर में पुआल पर सो, पर नहीं, तू भी चला आया मेरे साथ। अब भुगत ठंड। सोचा होगा मैं हलवा पूरी खाने आ रहा हूं और दौड़े दौड़े चला आया। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने सुस्त दुम हिलाई और लंबी जम्हाई लेकर चुप हो गया। शायद उसकी वफादार बुद्धि ने समझ लिया कि उसकी कराहट से मालिक की तकलीफ और बढ़ रही है। हल्कू ने उसके ठंडे शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंड से अकड़ जाओगे। ये पछुआ हवा तो जैसे बर्फ लिए दौड़ रही है। उठूं, फिर से चिलम भरूं। किसी तरह ये रात कटे। 8 चिलम तो पी चुका। हाय रे खेती। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी गर्मी है कि जाड़ा उनके पास फटक भी नहीं सकता। मोटे गद्दे, कंबल, लिहाफ, और हम मजदूरी करें, सारा सुख कोई और लूटे। वो उठा, गड्ढे में दबी राख से कुछ चिंगारियां निकाली और चिलम भरने लगा। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने हंसकर कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो नहीं जाएगा, पर कम से कम मन तो बहल जाएगा। जबरा ने प्यार से उसकी ओर देखा, जैसे उसकी बात समझ रहा हो। हल्कू ने फिर कहा, आज ठंड झेल ले, कल से पुआल बिछा दूंगा, उसमें दुबक कर बैठना, तब ठंड नहीं लगेगी। जबरा ने उसके घुटनों पर पंजे रख दिए और मुंह से गर्म सांस छोड़ी। हल्कू को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने जबरा को गोद में उठा लिया। कुत्ते के शरीर से अजीब सी गंध आ रही थी।
लेकिन हल्कू को उसकी गर्माहट सुकून दे रही थी। महीनों बाद उसे ऐसा आराम महसूस हुआ था। जबरा भी सोच रहा था कि इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। अचानक जबरा चौकन्ना हो गया। उसके कान खड़े हो गए और वो झपटकर झोंपड़ी से बाहर भागा। हल्कू ने उसे कई बार पुकारा, लेकिन वो किसी अदृश्य खतरे की आहट पाकर चारों ओर दौड़ दौड़कर भौंकने लगा। एक पल को लौटता, फिर किसी अनदेखे दुश्मन की ओर भागता। समय बीतता गया, रात और ठंडी हो गई। हल्कू ने आकाश की ओर देखा। सप्तर्षि अभी आधे ही ऊपर आए थे। सुबह होने में बहुत देर थी। हल्कू के खेत से कुछ दूरी पर एक आम का बाग था, जहां सूखे पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा वहां जाकर पत्ते बटोर लाए और जलाकर तापे, लेकिन डर भी था कहीं कोई जानवर न हो या कोई देख ले तो भूत प्रेत समझे। पर अब बैठा नहीं जा रहा था। उसने पास के अरहर के खेत से कुछ पौधे उखाड़े, उनसे झाड़ू बनाई और हाथ में जलती हुई उपली लेकर बाग की ओर बढ़ा। जबरा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हल्कू ने मुस्कुराकर कहा, अब तो रहा नहीं जाता जबरू, चल बगीचे में पत्तियां जलाकर तापें, फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत बाकी है। जबरा ने हल्की सी कू कू करके सहमति जताई और आगे आगे बगीचे की ओर बढ़ चला। बगीचे में घना अंधेरा था। तेज ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी, जिससे सरसराहट की आवाजें गूंज रही थी। पेड़ों से ओस की बूंदें टप टप गिर रही थी। अचानक हवा का एक झोंका मेहंदी के फूलों की भीनी खुशबू ले आया। हल्कू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या जबरा, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। तुम्हें भी महसूस हो रही है ना? जबरा की नाक जमीन पर कुछ सूंघ रही थी। उसे शायद कोई हड्डी मिल गई थी, जिसे वो मजे से चबाने लगा। हल्कू ने हाथ में रखी लकड़ी नीचे रख दी और सूखी पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी ही देर में उसने पत्तियों का ढेर जमा कर लिया, लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि उसके हाथ अकड़ रहे थे और नंगे पैर जैसे बर्फ हो गए थे। इस अलाव में ठंड को जलाकर भस्म कर दूंगा, हल्कू ने खुद से कहा और पत्तियों में आग लगा दी। जल्द ही अलाव की लपटें ऊपर उठने लगी। उनकी रोशनी में बड़े बड़े पेड़ ऐसे दिख रहे थे जैसे वे अंधकार को अपने सिर पर संभाले खड़े हों। हल्कू आग के पास बैठ गया और गर्मी का आनंद लेने लगा। उसने अपनी दोहर, कंबल उतारकर बगल में दबा ली और पैर फैला दिए, मानो ठंड को चुनौती दे रहा हो। ठंड पर जीत हासिल करके उसके चेहरे पर गर्व झलकने लगा। उसने जबरा की तरफ देखा और कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही ना? जबरा ने हल्की आवाज में कू कू किया, जैसे कह रहा हो, अब क्या ठंड सताएगी। हल्कू हंस पड़ा। पहले ये तरकीब सूझी होती तो इतनी ठंड क्यों झेलता। जबरा ने पूंछ हिला दी। हल्कू ने मजाक में कहा, चलो इस अलाव को कूदकर पार करते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा बहादुर है। लेकिन सुन लो, जल गए तो दवा नहीं करूंगा। जबरा ने आग की लपटों की ओर कातर नजरों से देखा। हल्कू ने उसे छेड़ा, मुन्नी से मत कहना वरना लड़ाई हो जाएगी। इतना कहते ही वो उछला और आराम से आग के पार कूद गया। उसके पैरों में हल्की लपट लगी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जबरा अलाव के इर्द गिर्द घूमता रहा और फिर धीरे धीरे हल्कू के पास आकर खड़ा हो गया। हल्कू हंसा, अरे ये क्या, ऊपर से कूद कर आओ। जबरा ने हिम्मत जुटाई और वो भी उछलकर दूसरी ओर आ गया। धीरे धीरे पत्तियां जलकर राख बन गई। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे हल्की हल्की आग बाकी थी, जो कभी कभी हवा के झोंके से लाल हो उठती और फिर बुझ जाती। हल्कू ने अपनी चादर ओढ़ ली और राख के पास बैठकर धीमे स्वर में एक गीत गाने लगा। अब उसके बदन में गर्मी थी, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, ठंड और बढ़ती गई। उसे नींद आने लगी। तभी जबरा जोर से भूंका और खेत की ओर भागा।
हल्कू चौंक गया। उसे ऐसा लगा जैसे खेत में जानवर घुस आए हैं। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने और भागने की आवाजें कानों में गूंज रही थी। फिर उसे चरने की आवाजें साफ सुनाई देने लगी। हल्कू ने खुद को दिलासा दिया, जबरा के रहते कोई जानवर खेत में घुस ही नहीं सकता। वो नोच डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है। हाँ, अब तो कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन तभी फिर से चर चर की आवाज आने लगी। अब वो खुद को समझाने में असमर्थ था। उसने सोचा कि उसे उठकर खेत की तरफ जाना चाहिए, मगर ठंड इतनी तेज थी कि उसका शरीर जम सा गया। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, जबरा, लेकिन जबरा खेत की तरफ ही भूखता रहा, वापस नहीं आया। हल्कू ने फिर आवाज दी, लिहो, लिहो, पर जबरा अपनी जगह से हिला नहीं। खेत में जानवर अभी भी चल रहे थे। पूरी फसल बर्बाद हो सकती थी। हल्कू का दिल डूबने लगा, लेकिन ठंड ने उसे जकड़ रखा था। उसने उठने की कोशिश की, 2 कदम बढ़ाया, पर तभी एक ठंडी हवा का झोंका ऐसा लगा कि मानो शरीर पर बर्फ जम गई हो। वो तुरंत वापस अलाव की बुझी राख के पास बैठ गया और राख को कुरेदने लगा ताकि कुछ गर्मी मिले। जबरा लगातार भूख रहा था। जानवर खेत रौंदे जा रहे थे और हल्कू राख के पास जकड़ा हुआ बैठा था। उसके अंदर की सुस्ती उसे जकड़ चुकी थी। आखिरकार वो उसी गर्म राख के पास लेट गया और चादर ओढ़कर सो गया। सुबह जब आंख खुली तो सूरज की रोशनी चारों ओर फैल चुकी थी। मुन्नी गुस्से में उसके पास खड़ी थी। क्या आज सोते ही रहोगे? उधर तुम्हारा खेत तबाह हो गया और इधर तुम चैन से सोते रहे। हल्कू ने घबराकर पूछा, तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी ने झुंझलाकर कहा, हां, सब बर्बाद हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? मड़ैया डालने से क्या फायदा हुआ? हल्कू ने बहाना बनाया, अरे रात को पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं मरते मरते बचा और तुझे खेत की पड़ी है। दोनों खेत की ओर चले। खेत की हालत देखकर मुन्नी का चेहरा उतर गया, लेकिन हल्कू के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू मुस्कुराकर बोला, कम से कम अब इस ठंड में यहां रात भर तो नहीं जागना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला देता है, इसलिए आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।